Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Rudy Agrawal and I am here with the last unit of 11th chemistry, that is environmental chemistry. तो आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं जिसमें एनवायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं 11th केमिस्ट्री के वो कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट यूनिट है जिसे हम 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ओके सो गाइज, अब अपने चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ गया है और उस बटन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके अलावा अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो उस समय आपको कोई डाउट आता है जिसे आप इंस्टेंट तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप डाउटनेट ऐप के थ्रू वो काम कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनेट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे NV सर, GB सर, आकांक्षा मैम, NJ सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनेट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनेट के साथ उन्हें कर दो आउट। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो पहली चीज़ जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में है वो हम ये देखेंगे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आखिर डील किसके साथ करती है। तो जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है हमारी वो किसके साथ डील करेगी? डील्स विद द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन द एनवायरनमेंट। तो जितनी भी हमारी केमिकल स्पीशीज हैं उनका एनवायरनमेंट में फेट क्या है, उनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, रिएक्शन क्या क्या दिखा रही है, इफेक्ट क्या क्या हो रहे हैं, इन सब के बारे में डील करता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज का एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो ऐसा इफेक्ट होता है जो कि हमारे सराउंडिंग्स में जो चेंजेस नहीं होने चाहिए, यानी कि अनडिजायरेबल चेंजेस जो हैं उनका इफेक्ट होता है ये पोल्यूशन। और इसका हमारे ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, सबके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हार्मफुल इफेक्ट जो है वो आता है। अब कोई भी सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन कॉज करता है उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। अब पोल्यूटेंट जो है वो सॉलिड फेज में भी हो सकते हैं, लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं, गैशियस फेज में भी हो सकते हैं और नेचुरल अबंडेंस से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ये प्रेजेंट रहते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल हैपनिंग्स दोनों की वजह से पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही पोल्यूटेंट्स बनते हैं, कुछ नेचुरल हैपनिंग्स हमारी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, हम जो खाना खाते हैं उससे लगभग 12 से 15 गुना ज़्यादा हमें हवा की ज़रूरत होती है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को। इसीलिए अगर हमारे पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा में कम अमाउंट में भी प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, बजाय कि अगर वही अमाउंट फूड में प्रेजेंट हो तो, क्योंकि वो 12 से 15 गुना ज़्यादा हो जाता है हवा में। अब पोल्यूटेंट जो होते हैं वो डिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, जैसे हमारी डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स हैं जो कि बहुत जल्दी टूट जाती हैं, नेचुरल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाती है। आप कचरा फेंकते हो छिलके वगैरह फ्रूट के, वेजिटेबल्स के, तो वो डिग्रेडेबल है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही धीरे डिग्रेड होते हैं, स्लोली डिग्रेडेबल, एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, कई सालों तक, और उसी फॉर्म में, अनचेंज्ड फॉर्म में। जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस हैं हमारे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जिसको आप DDT बोलते हो, प्लास्टिक का मटेरियल हो गया, कोई हैवी मेटल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, न्यूक्लियर वेस्टेज हैं। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एक बार अगर एनवायरनमेंट में रिलीज हो गए तो उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो हमारे पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको हम नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ये हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित होते हैं। अब जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का प्रोसेस है उसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे वो एक सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं, एयर या वाटर के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा उनको सॉइल में जो है वो डंप कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब आते हैं हमारे आज के सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अब हमें एक बात पता है कि जो एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ को सराउंड करके रखता है उसकी जो थिकनेस होती है वो हर एक हाइट पे सेम नहीं होती। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स रहती हैं हमारे एयर की या रीजन्स की, और हर एक लेयर जो है उसकी अलग अलग डेंसिटी रहती है।
जो लोएस्ट रीजन है एटमॉस्फेयर का, जिसमें हम रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट लगभग सी लेवल से अगर हम देखें तो 10 किलोमीटर तक जाती है ऊपर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर रहता है, जहां पे हमारी ओजोन लेयर रहती है वो। अब जो ट्रोपोस्फेयर है वो एक टर्बुलेंट डस्टी जोन है, जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, बहुत सारा वाटर वेपर होता है और क्लाउड्स भी प्रेजेंट होते हैं। यही वो रीजन है स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट का और क्लाउड फॉर्मेशन का, जहाँ हमारे बादल बनते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहाँ पे हमें डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन और बहुत ही कम हमें वाटर वेपर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर हमें कहाँ मिल रहा है? ट्रोपोस्फेयर में। और स्ट्रेटोस्फेयर में हमें बहुत कम वाटर वेपर मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे ये 3 मेन गैसेस होती हैं हमारी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है उसे हम 2 हेड्स के नीचे पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन और एक होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। अब जो ओजोन की प्रेजेंस है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसकी वजह से हमें पता है जो यूवी रेडिएशंस आ रही हैं हमारे सन से वो 99.5% तक प्रिवेंट हो जाती है। इसीलिए हम अभी तक बचे हुए हैं और बाकी एनिमल्स भी बचे हुए हैं यूवी रेडिएशंस के इफेक्ट से। तो पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का, जो कि है ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। अब ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन क्या होता है? अगर एयर में अनडिजायरेबल सॉलिड या गैशियस पार्टिकल्स आ गए हैं तो उसकी वजह से हमारा ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन जो है वो होता है। अब कुछ मेजर गैशियस और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं जो कि ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स में से कौन कौन से होते हैं? सल्फर ऑक्साइड्स हो गई, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हो गई, कार्बन की ऑक्साइड्स हो गई, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन या बाकी ऑक्सीडेंट्स अगर आ जाएं हमारे ट्रोपोस्फेयर में तो इसका मतलब हमारा ट्रोपोस्फेयर पोल्यूट हो चुका है। दूसरी तरफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? डस्ट हो गया, मिस्ट हो गया, फ्यूम्स, धुआं वगैरह जो निकलता है, स्मोक है या स्मॉग है। स्मॉग क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग, उसको हमने नाम दिया है स्मॉग। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो वो कहलाता है स्मॉग। उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब सल्फर की ऑक्साइड्स कब प्रोड्यूस होती हैं? जब हम ऐसे फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो। मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही पॉइजनस साबित होती है। और ऐसा पता लगाया गया है कि अगर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई सल्फर डाइऑक्साइड की तो उसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं। कौन कौन सी? एस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है ह्यूमन बींग्स में। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो हमारी आंखों में भी इरिटेशन करता है, आईज में इरिटेशन करता है, जिसकी वजह से टीयर्स और रेडनेस आ सकती है। एक इसकी बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताती हूँ आप लोगों को। जब आप लोग प्याज काटते हो तो उसमें सल्फर होता है, तो उसी से आपको आंसू आ जाते हैं। तो सोचो कि जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो कि पॉइजनस है, अगर वो हमारी आंख में चलेगी तो कितनी ज़्यादा इरिटेशन होगी। अब अगर SO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से जो हमारी फ्लावर बर्ड्स होती हैं, कलियाँ जो होती हैं, वो सख्त हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी और प्लांट से गिर जाएंगी। मतलब वो फूल बन ही नहीं पाएंगी, वो कली की फॉर्म में ही गिर जाएंगी। अब जो अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर हमारी पोल्यूटेड एयर में पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट है तो वो बहुत ही जल्दी हमारे सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करा देता है, कैटालिस्ट की तरह काम करके। अब इस रिएक्शन को अगर हमें और भी ज़्यादा प्रमोट करना है तो वो चीज़ हो जाती है ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड से। कैसे? SO2 को जब हम O3 से रिएक्ट करवाते हैं तो SO3 प्लस O2 बन जाता है, और जब हम SO2 को H2O2 से रिएक्ट करवाते हैं तब हमारा H2SO4 जो है वो बन के आ जाता है। क्लियर हो गई ये चीज़? दूसरी ऑक्साइड आती है हमारी नाइट्रोजन की। सो डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन हमें पता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एयर के। ये गैसेस जो है वो एक दूसरे के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो ये कंबाइन होके ऑक्साइड्स बना देती है नाइट्रोजन की। अब NO2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके नाइट्रेट आयन बना लेता है NO3-, जो कि सॉइल में वॉश ऑफ हो जाता है, जहाँ पे वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। एक ऑटोमोबाइल इंजन में यानी कि एक गाड़ी के इंजन में हाई टेम्परेचर पे जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तब हमारी डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन कंबाइन करके
बहुत ही बड़ा अमाउंट का नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 बनाती हैं। कैसे? N2 + O2 gives us 2NO। और ये होता है हमारा काम 1483 केल्विन के टेम्परेचर पे, यानी कि काफ़ी हाई टेम्परेचर पे। और उसके बाद जो हमारा NO है वो बहुत ही जल्दी वापस से O2 के साथ रिएक्ट करके हमें 2NO2 जो है वो दे देता है। अब अगर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की बजाय ओजोन से रिएक्ट करे तो जो NO2 बनेगा हमारा, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन और भी ज़्यादा तेज होगा बजाय कि जब ये इस वाले प्रोसेस से बन रहा है। अब जो इरिटेंट रेड हेज होती है ट्रैफिक में या कंजेस्टेड प्लेसेस में, आपको कई बार देखा होगा आपने, ट्रैफिक में आप फंसे हुए हो तो ऐसे लाल लाल सी आपको कुछ हेजी सा दिखता है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। अब अगर NO2 की हायर कॉन्सेंट्रेशन हुई तो उसकी वजह से जो हमारी प्लांट्स हैं उनकी लीव्स यानी कि जो पत्तियां हैं वो डैमेज हो जाएंगी और जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो बहुत धीमी हो जाएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एक लंग इरिटेंट भी है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनके लिए बहुत टॉक्सिक रहता है, और जो हमारे बहुत सारे टेक्सटाइल फाइबर्स हैं, मेटल्स हैं, उनके लिए भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सही नहीं रहता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे तीसरे टाइप पे जो कि है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, और जब हमारे ऑटोमोबाइल्स में जो फ्यूल का कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है तब हमारे ये हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा फॉर्म होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं नेचर में। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉज कर सकता है। कार्सिनो मतलब कैंसर और जेनिक मतलब जो उसका दाता है, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं ये हाइड्रोकार्बन जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। अब ये हमारे जो प्लांट्स हैं उनको भी हार्म पहुंचाते हैं। कैसे? उनकी एजिंग करा देते हैं, उनको बूढ़ा कर देते हैं। दूसरी तरफ उनके जो टिश्यूज हैं उनका ब्रेक डाउन करा देते हैं। जो लीव्स हैं, हमारी पत्तियां हैं, फ्लावर्स हैं, फूल हैं, और ट्विग्स मतलब जो टहनियां हैं वो भी टूट जाती हैं अगर हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे चौथे टाइप पे जो कि है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो इसमें हमारी दो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जो सीरियस एयर पोल्यूटेंट्स है उनमें से एक है। ये एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है और लिविंग बींग्स के लिए हाईली पॉइजनस है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है ऑर्गन्स और टिश्यूज को, उसे ब्लॉक कर देता है। अब ये बनता कैसे है? जब हमारे कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेनली हमारे एयर में रिलीज किसके थ्रू होता है? जो हमारे ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट निकलता है, जो पीछे से धुआं निकलता है हमारी गाड़ियों में से, उसमें से ये सबसे ज्यादा बाहर आता है। बाकी सोर्सेज भी हैं जो कि CO को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कोल, फायरवुड या पेट्रोल का अगर हम इनकम्प्लीट कंबशन कराएंगे तो हमारा CO जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब हमें पता है कि जो व्हीकल्स का नंबर है वो बहुत सालों से बढ़ता जा रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हमें रोड पे दिखने लगे हैं, और कई ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनकी मेंटेनेंस जो है लोग सही से नहीं करते। आप लोगों ने कई बार देखा होगा धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां जा रही हैं, तो उनमें ज़्यादा CO निकलता है और वो ज़्यादा खतरनाक होती है। तो उनमें क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स इनएडिक्वेट रहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जो पोल्यूटिंग गैसेज हैं वो ज़्यादा बाहर आती हैं उनके धुएं से। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इतना पॉइजनस क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड होके ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है वो जो हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है उससे 300 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ब्लड में जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन 3 से 4% तक पहुंच गई तो हमारे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो बहुत कम हो जाती, और इस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हमें हेडेक होने लगेगा, हमारी आंखों की रोशनी जो है वो कम हो जाएगी, नर्वसनेस बढ़ जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसीलिए लोगों को एडवाइस किया जाता है कि वो सिगरेट ना पिए, स्मोक ना करें। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको स्मोकिंग की हैबिट है तो उसके ब्लड में जो CO लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसका प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, या फिर जो हमारा बेबी होगा उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, या उसका हाथ या उसके लिम्स, मतलब कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम रहेगी। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरी टाइप पे जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब CO2 जो है
वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कैसे होती है, हम रेस्पिरेशन करते हैं तब, या फिर अगर हम एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं तब, या फिर सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में जब हम लाइमस्टोन को डिकम्पोज कराते हैं तब भी हमारी CO2 जो है वो एयर में रिलीज होती है। इसके अलावा जो हमारे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उसमें भी CO2 जो है वो निकलती है। तो ये एक नेचुरल कॉज हो गया CO2 का, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है CO2 को। अब CO2 जो है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक ही जाती है, इट इज कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फेयर ओनली। नॉर्मली जो CO2 है वो अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम लें तो उसका 0.03% बनाती है सिर्फ। लेकिन जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता जा रहा है, और जो भी CO2 ज्यादा रहती है हमारे एयर में उसको हमारे ग्रीन प्लांट्स जो है वो रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से CO2 का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में सही रहता है। लेकिन आजकल हम पेड़ रहने ही कहाँ दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम पेड़ों को भी काटे जा रहे हैं। इसी वजह से जो CO2 का बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। अब हमारे ग्रीन प्लांट्स CO2 का अपटेक क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है, और उसके बदले में वो लोग ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं जिसको हम लोग अंदर लेते हैं और हम CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो डेलिकेट बैलेंस है ये ह्यूमंस और प्लांट्स बना के रखते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करते हैं। इन टर्न जो ह्यूमंस हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से CO2 लेवल बढ़ता जा रहा है और ये जो बैलेंस है ये हमारा डिस्टर्ब होता जा रहा है। अब जो हमारा इंक्रीज अमाउंट है CO2 का एयर में वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर होते क्या हैं। तो जितनी भी हमारी सोलर एनर्जी अर्थ पे आ रही है उसका 75% जो है वो अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो बाकी बची हीट है वो वापस एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर दी जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें से जो हीट रेडिएट हो रही है उसे हमारी कुछ गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जिनको हम CFCs बोलते हैं, या फिर वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की हीटिंग जो है वो बढ़ जाती है, और इसी चीज़ को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब हमें ये पता है कि जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जो हमारे फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं उन्हें हमें ग्लास कवर्ड एरियाज में उगाते हैं, और उस ग्लास कवर्ड एरिया को हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। अब हम जो हैं खुद ह्यूमन बींग्स जो हैं हम भी एक ग्रीन हाउस में रह रहे हैं, बस फर्क ये है कि हम ग्लास से सराउंडेड नहीं हैं, हम एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड हैं जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और उस एटमॉस्फेयर ने सदियों से उस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है जो हमारे जीने के लिए अच्छा है। लेकिन आजकल जो है बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, हालांकि धीरे धीरे हो रहा है ये चेंज, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो जैसे ग्रीन हाउस में हमारा ग्लास जो है वो सन की जो गर्मी है उसको अंदर होल्ड करके रखता है, इसी तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो भी जो सूरज की गर्मी है उसे अर्थ की सरफेस के आसपास रखती है और उसे थोड़ा सा गर्म रखती है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है और अर्थ का टेम्परेचर इस तरीके से रख रहा है कि वो किसी भी जीव के लिए सही हो, एकदम परफेक्ट हो। अब जो ग्रीन हाउस होता है उसमें सोलर रेडिएशन जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू पास कर जाती हैं और सॉइल और प्लांट्स जो कि उस ग्लास में हैं उन्हें हीटअप कर देता है। अब जो वार्म सॉइल और प्लांट्स होते हैं हमारे वो इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि हमारा ग्लास ओपेक है इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए, तो वो थोड़ा सा उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और थोड़ा सा इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस मैकेनिज्म से जो सन की एनर्जी है वो उस ग्रीन हाउस में पूरी तरीके से ट्रैप होके रह जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देगा और थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है? इसी तरीके से जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हीट को ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि वो सनलाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन हीट रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है अगर वो 0.03% से बढ़ता है तो जो नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं हमारी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मीथेन हो गया, ओजोन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, ये सब भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। मीथेन कब प्रोड्यूस होता है? जब हम कोई भी वेजिटेशन को बर्न करते हैं या फिर
उसको डाइजेस्ट कराते हैं या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें अगर हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं, यानी कि उसको जलाना या उसको रॉट करना या फिर उसको डाइजेस्ट करना, तो उससे हमारा मीथेन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब जो हमारी पैडी फील्ड्स होती हैं, यानी कि जो चावल वाली हमारे खेत होते हैं, कोल माइंस हैं, या फिर जो हमारे गार्बेज डंप्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट जो मीथेन का है वो रिलीज होता है। दूसरी तरफ सीएफसीज जो है वो मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जिन्हें हम एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं। सीएफसीज जो हैं वो हमारी ओजोन लेयर को भी डिप्लीट कर रहे हैं। अब जो नाइट्रस ऑक्साइड आता है हमारा, वो नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, लेकिन कुछ सालों से इसकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा बर्न करने लगे हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता रहा तो जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो उस लेवल तक बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमारे पोलर आइस कैप्स मेल्ट होने लगेंगे, और काफ़ी तो मेल्ट होने भी लगे हैं। और दूसरी तरफ जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी, क्योंकि सी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगी, तो जो हमारे निचले एरियाज हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। अब ग्लोबल टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का इंसिडेंस है वो भी बढ़ जाता है, जैसे डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, ये वाली डिजीजेस बढ़ जाती। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है एसिड रेन। अब हमें एक बात पता है कि जो हमारे नॉर्मली रेन वाटर होता है उसकी पीएच होती है 5.6। क्यों? क्योंकि उसमें H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अभी H+ आयंस बनते कैसे हैं? जब हमारा रेन वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करती है, यानी कि H2O + CO2 गिव्स अस H2CO3, और H2CO3 जो है वो वापस से हमें डिकम्पोज होके H+ और HCO3- देता है। तो H+ आयंस आ गए हमारे। अब जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से नीचे गिर जाए, यानी कि 5 हो जाए, 4 हो जाए, तब हम ऐसी रेन को एसिड रेन बोलते हैं। नाउ द एसिड रेन रेफर्स टू द वेज इन विच एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस। तो एसिड रेन ऐसा तरीका है जिसमें जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारे अर्थ की सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाता है। Now, the oxides of nitrogen and sulfur, which are acidic in nature, can be blown by wind along with solid particles in the atmosphere and finally settle down either on the ground as dry deposition or in water, fog and snow as wet deposition. अब होता क्या है, जो नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती है नेचर में, उनको हमारी जो हवा है वो सॉलिड पार्टिकल्स के साथ साथ उड़ा के ले जाती है, और थोड़े टाइम बाद या तो वो हमारे ज़मीन पे ड्राई डिपोजिशन की तरह सेटल डाउन हो जाती हैं या फिर वाटर, स्नो और फॉग की फॉर्म में वेट डिपोजिशन की तरह सेटल डाउन हो जाती है। कैसे? ये देखो, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे ये देखो एसिड फॉग, एसिड रेन, एसिड स्नो, इन सब की प्रेजेंस में, इन सब की फॉर्म में ये वेट डिपोजिशन होता है। दूसरी तरफ वेजिटेशन पे ड्राई फॉल आउट हुआ तो ये ड्राई डिपोजिशन हो गया। इस तरीके से हमारी जो एमिशन से डाइऑक्साइड गैसेस ऊपर जा रही हैं वो एसिड, फॉग, रेन, स्नो, ड्राई डिपोजिशन की फॉर्म में वापस से नीचे आ जाती। अब जो एसिड रेन है वो बहुत सारी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बाय प्रोडक्ट है। और कैसी ह्यूमन एक्टिविटीज़? जो कि हमारे सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स को एटमॉस्फेयर में एमिट करते हैं, जैसे बर्निंग हो गया फॉसिल फ्यूल्स का जिनमें हमारा नाइट्रोजनस मैटर और सल्फर है, तो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। और ये फॉसिल फ्यूल हम बर्न कहाँ पे कर रहे हैं? पावर स्टेशंस या फर्नेसेस में, जब हम कोल और ऑयल जलाते हैं तब ये निकलते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल या डीजल जो हम मोटर इंजन्स में जलाते हैं उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस जो है वो रिलीज होती। नाउ SO2 and NO2 आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन विद वाटर आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू एसिड रेन बिकॉज polluted एयर यूजुअली कंटेन्स particulate मैटर दैट कैटालाइज द ऑक्सीडेशन। अब SO2 और NO2 ऑक्सीडेशन और वाटर से रिएक्शन के बाद मेजर कंट्रीब्यूटर्स बन जाती हैं एसिड रेन का, क्योंकि जो पोल्यूटेड एयर होता है उसमें पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होते हैं जो कि इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते कैसे हैं? जैसे 2SO2 + O2 + 2H2O, तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और वाटर के साथ रिएक्शन भी हो रहा है, तो ये मिलके बनाएगा 2H2SO4 जो कि एक एसिड है। दूसरी तरफ अगर हम यही रिएक्शन NO2 के लिए देखें तो 4NO2 + O2
प्लस 2H2O विल गिव अस 4HNO3। अब अमोनियम सॉल्ट जो हैं वो भी बनते हैं और उन्हें भी हम एटमॉस्फेरिक हेज की तरह देख सकते हैं, यानी कि फाइन पार्टिकल्स का जो एरोसोल है उसकी तरह। अब जो एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं ऑक्साइड्स के या अमोनियम सॉल्ट्स के रेन ड्रॉप्स में, उनकी वजह से वेट डिपोजिशन होता है हमारा। SO2 जो है वो लिक्विड और सॉलिड ग्राउंड सरफेसेस पे डायरेक्टली भी एब्जॉर्ब होता है और इसीलिए वो ड्राई डिपोजिशन की फॉर्म में भी डिपॉजिट हो जाता है। अब जो हमारी एसिड रेन है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ख़राब है, हार्मफुल है, हमारे पेड़ों के लिए, हमारे ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं हमारे पेड़ पौधों की, उनको ये डिजोल्व करके और बहा के ले जाता है। दूसरी तरफ ह्यूमन बींग्स में ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर देता है, एनिमल्स में भी ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। जब हमारी एसिड रेन गिरती है और ग्राउंड वाटर की तरह फ्लो करके रिवर्स और लेक्स में पहुंचती है, तो वहां पे जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी जो प्लांट और एनिमल लाइफ है उसको भी ये खतरे में डाल देती है। ये देखो, एक्वेटिक लाइफ इन डेंजर है, तो वही चीज है यहाँ पे। देन इट corrodes water pipes resulting in the leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into the drinking water। अब जो हमारे वाटर पाइप्स होते हैं उनमें भी एसिड रेन जंग लगा देती है, जिसकी वजह से जो हैवी मेटल्स हैं वो उन पाइप्स में से लीच आउट कर जाते हैं और हमारे ड्रिंकिंग वाटर में आ जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। दूसरी तरफ एसिड रेन जो है उसने हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स और कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि स्टोन या मेटल के बने हुए थे उनको भी डैमेज किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा आता है ताजमहल, जो आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा है तो फोटोज में देखा है। तो वो एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है इंडिया में जो कि एसिड रेन की वजह से खराब हुआ है। अब ताजमहल और एसिड रेन का क्या वास्ता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो भी एयर है सिटी ऑफ आगरा के आसपास जहाँ पे ताजमहल है, उस एयर में, उस हवा में बहुत ज़्यादा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का लेवल है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो है बहुत सारे पावर प्लांट्स और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो वर्क करती हैं। दूसरी तरफ कोल जो है वो पुअर क्वालिटी का यूज़ होता है वहाँ पे, पुअर क्वालिटी की कैरोसिन, फायरवुड, ये सब यूज़ की जाती हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से और ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। अब जो एसिड रेन होती है वो हमारे जो ताजमहल है उसके मार्बल से रिएक्ट करती है, यानी कि CaCO3 से। तो जब CaCO3 H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो हमारा बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो इसकी वजह से इस मॉन्यूमेंट को बहुत डैमेज आ रहा है। धीरे धीरे जो हमारा मॉन्यूमेंट है वो डिसफिगर होता जा रहा है। मार्बल जो है वो वाइट था, वो येलो येलो सा होता जा रहा है, डिसकलर होता जा रहा है, और जो शाइन है ताजमहल की वो कम होती जा रही है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने एक एक्शन प्लान जो है 1995 में अनाउंस किया था, जिससे इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की डिसफिगरिंग को रोका जाए। जो मथुरा रिफाइनरी थी वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रही थी, उसने काफ़ी मेजर्स लिए थे जिससे टॉक्सिक गैसेस जो है वो न निकल पाए। अभी जो प्लान किया गया था इसमें ये था कि ये ताज ट्रेपेजियम जो एरिया है उसके जो एयर है उसको क्लीन करेगी। ताज ट्रेपेजियम क्या है? ऐसा एरिया है जिसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और भरतपुर ये चारों टाउन्स आते हैं। तो इस प्लान के अंडर ये था कि 2000 पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो कि इस ट्रेपेजियम में है, या तो वो अपना नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ करने लग जाएं कोल और ऑयल की जगह, या फिर वो अपनी इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कर लें। दूसरी तरफ जो भी व्हीकल्स ताज की विसिनिटी के आसपास वाले हाईवेज पे दौड़ते हैं उन्हें भी एनकरेज किया गया कि वो लो सल्फर कंटेंट वाला डीजल जो है वो इस्तेमाल करें। क्लियर है ये चीज़? तो ये हो गए हमारे गैशियस पोल्यूटेंट्स। अब चलते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी पे ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन की, जो कि है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स जो है वो माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि एयर में प्रेजेंट रहती हैं। ये हमारे व्हीकल के एमिशंस में निकलते हैं, जो फायर से स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं, आग से, उसमें भी निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से जो डस्ट पार्टिकल्स आ रही हैं, ऐश आ रही है, उससे भी निकलते हैं। अब जो पार्टिकुलेट्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो वायबल भी हो सकते हैं और नॉन वायबल भी। वायबल पार्टिकुलेट्स मतलब जो बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स रहते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमारे बहुत सारे फंजाई को लेके एलर्जिक भी होते हैं। और ये जो हमारे वायबल पार्टिकुलेट्स हैं ये प्लांट की डिजीजेस भी कॉज करते हैं। अब जो नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स हैं उन्हें हम उनके नेचर और साइज के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
तो वो कैटेगरीज देख लेते हैं। पहली है हमारे स्मोक पार्टिकलेट्स, जिसमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है। और ये बनते कब है? जब ऑर्गेनिक मैटर को हम कंबस्ट कराते हैं तब। एग्जाम्पल्स हैं सिगरेट स्मोक हो गया, या फिर फॉसिल फ्यूल को जलाने से जो स्मोक पैदा होता है, या फिर गार्बेज और ड्राई लीव्स को जलाने से जो स्मोक निकलता है, या फिर ऑयल स्मोक जो होता है, ये सब स्मोक पार्टिकलेट्स में आते हैं। दूसरी कैटेगरी है डस्ट। डस्ट जो है उसमें फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं लगभग 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के, जो कि कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम सॉलिड मटेरियल्स की ग्राइंडिंग कराते हैं या उनकी क्रशिंग कराते हैं तब। जैसे सैंड ब्लास्टिंग हो गया, या फिर जब आप लकड़ी का काम कर रहे हो तो उसमें से आपका सॉ डस्ट निकल रहा है, या कोल, सीमेंट, फ्लाई ऐश जो है वो फैक्ट्रीज से निकल रही हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो उससे हमारा ये डस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इस टाइप के। तीसरा है हमारा मिस्ट। मिस्ट जो है वो स्प्रे लिक्विड्स के पार्टिकल्स से बनता है, या फिर जब हमारी एयर में जो वेपर्स हैं उनका कंडेंसेशन हो जाता है तब बनता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट हो गया, या जो हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं जो कि अपने टारगेट को मिस कर देते हैं और एयर के थ्रू ट्रैवल करने लगते हैं, वो मिस्ट बना लेते हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी आती है वो है फ्यूम्स की। अब फ्यूम्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? जब हम वेपर्स का कंडेंसेशन कराते हैं। अब वो कंडेंसेशन चाहे हम सब्लिमेशन के दौरान कराएं, चाहे हम डिस्टिलेशन के टाइम कराएं, चाहे बॉइलिंग के टाइम कराएं, चाहे किसी और रिएक्शन के टाइम कराएं, लेकिन वेपर्स का कंडेंसेशन होगा तब हमारे फ्यूम्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, वो फ्यूम पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। अब जो हमारे पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं उनका इफेक्ट जो है वो पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा PM2.5 का लेवल या PM10 का लेवल। तो जो हमारा PM2.5 है वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो छोटा होता है और ये आसानी से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ हमारे लंग्स में चला जाता है। लेकिन जो PM10 है वो भी खतरनाक है, लेकिन PM2.5 के कंपैरिजन में वो थोड़ा कम खतरनाक है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है और ये हमारे नेज़ल पैसेज में ही रुक जाता है। अब जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट हो गई, फ्यूम्स हो गई, मिस्ट हो गई, ये सब हमारी हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब कुछ टाइम पहले जो लेड था वो एक मेजर एयर पोल्यूटेंट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो व्हीकल के एमिशन से निकलता था। किस वजह से? क्योंकि पहले हम लेडेड पेट्रोल जो है वो यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वो पेट्रोल जो है वो एयर बॉर्न लेड एमिशन का प्राइमरी सोर्स हुआ करता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है क्योंकि आजकल हम अनलेडेड पेट्रोल जो है वो यूज़ करते हैं। हालांकि कुछ सिटीज़ में अभी भी लेडेड पेट्रोल यूज़ होता है, लेकिन जो मेजर सिटीज़ हैं हमारी उसमें अनलेडेड पेट्रोल यूज़ होता है। तो एक एयर पोल्यूटेंट तो हमारा कम हो गया। अब लेड का इफेक्ट क्या होता था? जो हमारी आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके डेवलपमेंट और मैचुरेशन के साथ ये इंटरफेयर करता था, जिसकी वजह से हमारी आरबीसीज जो है वो खराब हो जाती। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है स्मॉग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो स्मॉग वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, स्मोक और फॉग से। अब स्मॉग जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बन गया है एयर पोल्यूशन का, जो आजकल पूरे विश्व के बहुत सारे शहरों में हमें देखने को मिलता है। अब जो स्मॉग होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है क्लासिकल स्मॉग और दूसरा होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्लासिकल स्मॉग है वो ऐसी जगह पे होता है जो कि कूल और ह्यूमिड है, यानी कि ठंडी भी है और वहाँ पे नमी भी है, और ये स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। केमिकली ये एक रिड्यूसिंग मिक्सचर है, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं। क्लियर है? अब जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूखा है एक तरह से। और इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जब हमारी सनलाइट जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कि हमारे ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस होते हैं उनके साथ रिएक्ट करती है, तो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनता है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग जो है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो अब आएंगे हम कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनता कैसे है हमारा। तो फॉर्मेशन पे आते हैं इसके। So when fossil fuels are burnt, a variety of pollutants are emitted into the Earth's troposphere. तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो बहुत सारी तरीके के पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो हमारे अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में एमिट किए जाते हैं।
दो पोल्यूटेंट्स इनमें से जो हैं वो मेजर हैं। पहला है हाइड्रोकार्बन्स जो कि अनबर्न्ड फ्यूल से आता है, और दूसरा जो है वो है हमारा NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये दोनों पोल्यूटेंट्स जो हैं वो जब बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं तो एक चेन रिएक्शन होता है। वो चेन रिएक्शन कैसे होता है? जब सनलाइट जो है वो इनके साथ इंटरैक्ट करती है, और सनलाइट NO के साथ जब इंटरैक्ट करती है तो उसको वो NO2 में कन्वर्ट कर देती है। अब ये वाला जो NO2 हमारा बना, ये सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर खुद नाइट्रिक ऑक्साइड और एक फ्री ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि NO2 फ्रॉम सनलाइट गिव्स अस NO प्लस O। अब ये जो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं हमारे फ्री वाले नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो हमारे एयर में O2 प्रेजेंट है उसके साथ मिलके ये ओजोन बना लेते हैं, यानी कि O3। अब ये जो ओजोन बनी, ये हमारी NO के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है और वापस से NO2 जो है वो रीजनरेट हो जाता है। अब NO2 जो है वो एक ब्राउन गैस होती है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल हुआ इसका तो ये हेज में कंट्रीब्यूशन देती है। जो आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है वो NO2 की वजह से होता है। तो NO प्लस O3 गिव्स अस NO2 प्लस O2। अब ओजोन जो है वो एक टॉक्सिक गैस है, और जो NO2 और O3 हैं यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये हमारे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो प्रेजेंट है पॉल्यूटेड एयर में, उनके साथ रिएक्ट करके कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एक्रोलीन हो गया, या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन हो गया। कैसे करते हैं? जैसे 3CH4 प्लस 2O3, ये हमारा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, इससे हमारी ओजोन ने रिएक्ट किया तो ये बनाएगा 3CH2 डबल बॉन्ड O प्लस 3H2O, तो HCHO बन गया हमारा, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरीके से एक्रोलीन जो है उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O। और जो पैन होता है यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है CH3C डबल बॉन्ड O फिर डबल O NO2। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारा जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो बनता है। इसका एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे ऑटोमोबाइल से और इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं। तो इन पे जब हमारी सनलाइट अटैक करती है तो ये सब मिलके फोटोकेमिकल स्मॉग जो है उसे बना देते हैं। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे इफेक्ट्स पे कि फोटोकेमिकल स्मॉग का आखिर इफेक्ट होता क्या है। जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के, वो क्या क्या पढ़े हमने? एक तो हो गया ओजोन, एक हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, एक हो गया एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड और पैन। अब जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करता है। क्यों? क्योंकि ओजोन और पैन दोनों ही बहुत ही पावरफुल आई इरिटेंट्स हैं, हमारी आंख में इरिटेशन कर सकते हैं ये, और बहुत ही खतरनाक वाला। फिर ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड जो हैं वो हमारी नोज़ और थ्रोट को इरिटेट करते हैं, और अगर उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुई तो हमें सर दर्द रह सकता है, यानी कि हेडेक, चेस्ट पेन, थ्रोट की ड्राइनेस, कफ, और इवन हमें सांस लेने में प्रॉब्लम भी आ सकती है। दूसरी तरफ फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से जो रबड़ है हमारा वो क्रैक हो जाता है, और हमारी जो प्लांट लाइफ है उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। एक और बात है इसकी, जो हमारे मेटल्स होते हैं उनमें जंग लगा देता है, ये स्टोन्स को ख़राब कर देता है, बिल्डिंग मटेरियल्स, रबड़, पेंटेड सरफेस, इन सब को करोड कर देता है फोटोकेमिकल स्मॉग जो है। तो ये बहुत बुरा है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग इतना खतरनाक है तो उसे कंट्रोल भी करना चाहिए। अब उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वो देख लेते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं जिससे हम फोटोकेमिकल स्मॉग को कंट्रोल कर सकें और उसका जो फॉर्मेशन है उसे कम कर सकें। तो ये है कि अगर हम जो प्राइमरी प्रीकर्सर्स हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के, जैसे NO2 हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, या जो इसके सेकेंडरी प्रीकर्सर्स हैं यानी कि ओजोन और पैन, अगर उन्हें हम कंट्रोल कर लें तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। यूजुअली जो हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं जो हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स करते क्या हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का रिलीज है एटमॉस्फेयर में उसे प्रिवेंट कर देते। कुछ प्लांट्स भी हैं हमारे, जैसे पाइनस, जूनिपेरस, क्योरकस, पायरस, विटिस, ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। इसीलिए प्लांटेशन जो है हमारी वो भी हमें फोटोकेमिकल स्मॉग रिड्यूस करने में मदद कर सकती है। लेकिन हम अगर प्लांट
काटना बंद करें, ट्रीज काटना बंद करें, जब होगा ना ये काम। लेकिन हम तो क्या है, पेड़ काट दो, बिल्डिंग बना दो, ये काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम प्लांटेशन करें अच्छी तरीके से तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। अब चलते हैं हमारे स्ट्राटोस्फेरिक पोल्यूशन पे। अब हमें पता है कि स्ट्राटोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट क्या है, हमारी ओजोन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। ओजोन कैसे फॉर्म होती है और कैसे ब्रेक डाउन होती है। अब जो हमारा अपर स्ट्राटोस्फेयर होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ओजोन का प्रेजेंट होता है, और वो ओजोन जो है हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन, जिनकी वेवलेंथ लगभग 255 नैनोमीटर होती है, जो कि सन से आ रही होती है, उससे प्रोटेक्ट करता है। अब ये रेडिएशंस जो हैं वो क्यों खतरनाक हैं? क्योंकि ये स्किन कैंसर, जिसको हम मेलानोमा बोलते हैं, वो कर सकती है ह्यूमंस में। इसीलिए ओजोन शील्ड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है वो किस चीज़ से बनती है? जब यूवी रेडिएशंस हमारे डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 पे एक्ट करता है तब। तो यूवी रेडिएशंस क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है और फ्री ऑक्सीजन एटम्स हैं उन्हें स्प्लिट कर देते हैं, और फिर ये वाले ऑक्सीजन एटम जो फ्री है हमारे, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बनाता है। तो रिएक्शन कैसे होता है? पहले हमारा जो डाई ऑक्सीजन है उस पर हमारी यूवी लाइट आती है और वो इसको O+O में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये जो O है ये हमारे O2 के साथ रिएक्ट करके O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ओजोन जो है वो काफ़ी थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होती है और जल्दी से डिकम्पोज होके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दे देती है। इसीलिए एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है ओजोन मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन में। अब काफ़ी टाइम से रिपोर्ट आ रही है कि हमारी जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें कुछ केमिकल्स आने लगे हैं, और मेन रीज़न क्या है ओजोन लेयर डिप्लीशन का? वो है हमारे CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें हम फ्रियॉन्स भी बोलते हैं। अब ये जो फ्रियॉन्स होते हैं इन्हें हम एसीज में और रेफ्रिजरेटर्स जो है हमारे उनमें काम में लेते हैं। ये कंपाउंड्स नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ इनको हम प्लास्टिक फोम के प्रोडक्शन में भी काम में ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इनको कंप्यूटर के पार्ट्स को क्लीन अप करने में भी काम में लेती है, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। अब अगर एक बार हमारा CFC जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया तो जो हमारी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है ना उनके साथ ये मिक्स कर जाता है, और इवेंचुअली उनके साथ जाता जाता ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो पावरफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं वो इनको तोड़ देती हैं, जिससे हमारा जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो निकल के आ जाता है। कैसे होता है ये रिएक्शन? ये हमारा है CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस पे हमारी यूवी रेडिएशंस आई, उन्होंने इसको Cl प्लस CF2Cl में कन्वर्ट कर दिया, तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बाहर निकल के आ गया। अब क्लोरीन रेडिकल जो है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना लेता है, यानी कि ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल हो गया, इसने O3 के साथ रिएक्ट किया और इसने बना लिया हमारा ClO यानी कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड का रेडिकल प्लस डाई ऑक्सीजन। अब जब हमारी क्लोरीन मोनोऑक्साइड का जो रेडिकल है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो और भी ज़्यादा क्लोरीन रेडिकल्स बनाने लगता है, यानी कि जब ये ClO जो है वो खाली हमारा O जो है नेसेंट ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये और भी ज़्यादा क्लोरीन फ्री रेडिकल्स और डाइऑक्सीजन बनाएगा, और वो चेन जो है वो चलती जाएगी। अभी जो क्लोरीन रेडिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली रीजनरेट होते रहते हैं और हमारी ओजोन को तोड़ते जाते हैं। इसीलिए जो CFCs हैं वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं, जिनकी वजह से हमारे क्लोरीन रेडिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली जनरेट होते रहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में और हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे ओजोन होल पे। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ब्लू ब्लू कलर का जो चीज़ दिखाई दे रही है ये हमारा ओजोन होल है। तो कल ये अच्छी न्यूज़ आई है कि साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि ओजोन होल जो है उसने खुद को हील कर लिया है और वो बंद हो चुका है। हुआ क्या था, 1980s में एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो कि अंटार्कटिका में वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो ओजोन लेयर है हमारी वो डिप्लीट होने लगी है, और इसका नाम दिया गया था ओजोन होल ओवर दी साउथ पोल। साउथ पोल के ऊपर जो ओजोन होल है वो होना चालू हो गया है। अब ये पता लगाया गया कि एक यूनिक सेट जो है कंडीशंस की वो रिस्पॉन्सिबल है उस ओजोन होल के लिए। होता क्या है, गर्मियों के टाइम पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और मीथेन है वो
हमारे क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ और क्लोरीन एटम्स के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन सिंक्स बना लेते हैं, जिससे हमारी जो ओजोन डिप्लीशन है वो रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। कैसे होता है ये काम? ClO प्लस NO2 गिव्स अस ClONO2। और दूसरा रिएक्शन रहता है हमारा जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल CH4 यानी कि मीथेन के साथ रिएक्ट करके CH3 का फ्री रेडिकल प्लस HCl बना लेता है। तो ये क्लोरीन सिंक्स बना देते हैं, जिससे हमारा और क्लोरीन जो है वो जनरेट नहीं होता, तो हमारा ओजोन डिप्लीशन थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के क्लाउड्स होते हैं हमारे, जिनको हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बोलते हैं। वो हमारे एंटार्क्टिका के ऊपर जो है बनने लगते हैं। तो ये क्लाउड्स क्या करते हैं, ये एक ऐसी सरफेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारा जो क्लोरीन नाइट्रेट बना था यानी कि ClONO2 वो हाइड्रोलाइज होके हाइपोक्लोरस एसिड बना लेता है। कैसे? ClONO2 प्लस वाटर गिव्स अस HOCl प्लस HNO3। अब जो ClONO2 है वो हमारा इस रिएक्शन में जो HCl बना था उसके साथ भी रिएक्ट करता है और हमें मॉलिक्यूलर क्लोरीन दे देता है। कैसे? ये हो गया हमारा ClONO2, ये HCl के साथ रिएक्ट करके Cl2 प्लस HNO3 जो है वो फॉर्म कर देगा। अब जब सनलाइट वापस से आती है एंटार्क्टिका पे स्प्रिंग सीजन में, तो जो सन की गर्मी है उससे हमारे जो क्लाउड्स हैं वो टूट जाते हैं और HOCl और Cl2 दोनों को हमारी सनलाइट जो है वो फोटोलाइज कर देती है। कैसे? जो हमारा HOCl है उस पर जब हमारी लाइट गिरेगी तो हमारा OH का फ्री रेडिकल प्लस Cl का फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसी तरीके से Cl2 पे जब पड़ेगी तो हमारा 2 Cl के फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। अभी जो क्लोरीन रेडिकल्स बने ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं और हमारी ओजोन डिप्लीशन जो है वो चालू हो जाता है। क्लियर है? अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ऑब्वियसली अब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो उसके कुछ इफेक्ट्स तो देखने को ही मिलेंगे, तो वो इफेक्ट्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। सो जैसे जैसे हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में फिल्टर आउट होती जाएगी। अब यूवी रेडिएशंस की वजह से एक तो हमारी स्किन जो है उसकी एजिंग होने लगती है, हमारी स्किन जो है वो बूढ़ी सी होने लगती है, कैटरैक्ट होने का खतरा रहता है, सनबर्न हो सकता है, आपको स्किन कैंसर हो सकता है जिसको हमने अभी पढ़ा था, क्या बोलते हैं हम, मेलानोमा। फिर बहुत सारे जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो मारे जा सकते हैं और हमारी जो फिश प्रोडक्टिविटी है उसको भी डैमेज पहुंच सकता है। एक और चीज़ पता लगाई गई है कि जो प्लांट प्रोटीन्स हैं वो इजीली यूवी रेडिएशंस के थ्रू इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनमें हार्मफुल म्यूटेशन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो यूवी रेडिएशंस है वो सरफेस वाटर का जो इवेपोरेशन है उसे भी बढ़ा देती है। कहाँ से? जो लीव्स के स्टोमेटा है उसके थ्रू, और जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल का उसे डिक्रीज कर देती है। इसके अलावा अगर यूवी रेडिएशंस बढ़ जाएं तो जो हमारे पेंट्स हैं, फाइबर्स हैं, उनको डैमेज पहुंचता है और वो बहुत जल्दी उड़ने लगते हैं। जैसे पेंट आपने किसी भी जगह कराया, वहाँ पे यूवी रेडिएशन अगर आके पड़ गई तो आपका पेंट बहुत जल्दी जो है वो फेड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने एनवायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में बात की। नेक्स्ट पार्ट में हम वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके बारे में बात करें। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइज, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।